टैरिफ का झटका, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा। टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान के बड़े सौदे रूस से किए। चीन के साथ रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत टैरिफ के साथ साथ जुर्माना भी अदा करेगा जो 1 अगस्त से लागू होगा। भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। पाक फौज की दलेरी महारत से दुनिया दंग रह गई। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक उसका तज़किरा होता है। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयर फोर्स ने भी कमाल कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान हुआ है। जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, आप उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं और फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। शुमाली इलाकों में पाकिस्तान के सूबों में शदीद बारिशें हुई हैं जिसके नतीजे में बहुत सी जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो दिन रात कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, ख़ास तौर पर केपी में आजकल और बलूचिस्तान में, वहाँ पर हमारे अफसर, जवान, शहरी शहीद हो रहे हैं। गज़ा में जो जुल्म सितम हो रहा है, इस तरह की बर्बरियत देखती आंख ने कभी नहीं देखी थी। तो मैं समझता हूँ कि उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है कि बच्चे बिल्कुल लागर, यानी ज़ुबान से वो अल्फाज अदा नहीं हो सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अब फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। इन प्रॉक्सियों को अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। बलूचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की जमानत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब किया। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, सरकारी मुलाजमीन, माहिरीन तालीम, मीडिया नुमाइंदे और नौजवान शरीक थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर देते हुए दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही की मजम्मत करते हुए कहा, भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अब फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहता है। इन प्रॉक्सिस का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ, इंशाअल्लाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्द ना तो किसी मजहब के नुमाइंदे हैं, ना किसी फिरके या कौम के। इनके खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ और इज्तिमाई अज़मत नागज़ीर है। उन्होंने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की अहमियत उजागर करते हुए कहा, अदालत-जाती हम आहंगी और मरबूत कौमी हिकमत अमली के जरिए ही सूबे को तरक्की के सफर पर गामजन किया जा सकता है। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। नशिस्त के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाबात दिए। बरतानिया से खबर देंगे आपको, जहां रेडार सिस्टम में टेक्निकल खराबी पैदा होने से सैकड़ों प्रवासें मुअत्तल कर दी गई। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। हसीब अरसलान, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स, ने हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक मजीद? जी बिल्कुल, जो बरतानिया का रेडार सिस्टम है जिसको नैट्स भी कहा जाता है, इसमें तकनीकी खराबी की वजह से ये मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल बंद रहा, जिसकी वजह से एहतियाती तदबीर के तौर पर जो एयर स्पेस है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। और साथ ही साथ हीथ्रो, गैटविक,
मैनचेस्टर और स्टैनस्टेड एयरपोर्ट के साथ साथ एडिनबरा एयरपोर्ट को भी जो है मुकम्मल तौर पर हॉल्ट पे लाया गया था, जिसकी वजह से ना कोई परवाज आ सकती थी ना जा सकती थी, जिसकी वजह से एक बड़ा बैकलॉग जो है वो बिल्टअप हो गया है। और ब्रिटिश एयरवेज ने अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी की है कि उनका कहना था कि सिस्टम तो अब बहाल हो गया है, लेकिन उस देर में जो बैकलॉग आया उसकी वजह से शाम 7:15 बजे तक परवाजें जो है वो मामूल के मुताबिक आ जाएंगी। तो सिस्टम अब बहाल हो चुका है लेकिन बैकलॉग बाकी है। हसीब अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की PSMA और हुकूमत के दरमियान तयशुदा मुआहदे के तहत 165 रुपये एक्स मिल कीमत और 173 रुपये रिटेल कीमत पर अमल दरामद की सख्ती से हिदायत। और आपको बताएं कि कहा उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी और ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। शरह सूद अगले 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल। एक्सचेंज रेट के जो डायनामिक्स हैं वो ओपन मार्केट के मुकाबले में जो इंटर बैंक की और एक्सचेंज कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है वो भी उसमें भी काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल इसका नेट रिज़ल्ट हमारे पास ये निकला कि हमारे $8 बिलियन से रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े। इस साल के अंदर उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये 38 बिलियन जो है ये 40 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की और उसके बावजूद हमारे रिज़र्व्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। तो हमारे रिज़र्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब जून 2024 में, वो बढ़ के इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हो गया था। अगले साल में इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% की रेंज में रहेगा, जो कि हमारा टारगेट है और गवर्नमेंट का भी टारगेट है। ग्रोथ है हमारा GDP ग्रोथ, रियल GDP ग्रोथ, उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ख्याल ये है कि हमारी ग्रोथ जो है वो 3.25 से 4.25% के दरमियान रहेगी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 अफराद का कोटा है। 2026 की हज पॉलिसी वफाकी काबीना ने मंजूर की है। सरकारी हज दरख्वास्तें अगस्त के पहले हफ्ते यानी 4 तारीख से शुरू हो जाएंगी। सरकारी स्कीम के लिए 1,19,210 नशस्तें। दरख्वास्त गुजार का मुसलमान और पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल होना लाजमी है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी हज स्कीम का तखमीना पैकेज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि दुश्मन ममालिक कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। दहशतगर्दी के ताने बाने उन दुश्मन ममालिक से मिलते हैं। साजिश के तहत हुकूमत, अवाम और फोर्सेस के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, और दहशतगर्दी के सारे जो ताने बाने हैं वो इन्हीं दुश्मन ममालिक के साथ जुड़ते हैं और इसका खात्मा हमने मिलकर करना है। मैं बड़े खुलकर ये बात करता हूँ कि एक साजिश के तहत हमारे हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है, और इनको एक साजिश को ख़त्म करने के लिए हमने मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। और उसको बेनकाब करने के लिए जब तक अवाम अपनी हुकूमत का और अपने इदारों का साथ नहीं देगी, न ही हम जंग जीत सकते हैं और न हम ये जंग लड़ सकते हैं।
خیبر پختونخوا میں ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد خالی نشست پر سینٹ الیکشن کل ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مشال یوسف زئی سینٹ کی امیدوار ہیں۔ تحریک انصاف میں اختلافات پھر کھل کر سامنے آ گئے۔ مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ویمن ونگ سائمہ خالد کا انتخابات سے دستبردار ہونے سے انکار۔ سائمہ خالد نے تحفظات سے پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا۔ 4 امیدوار سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو چکے، جن میں راحیلہ بی بی، سمیرہ شمس، ساجدہ بیگم اور مومنہ باسط شامل ہیں۔ نون لیگ کی صوبیہ شاہد، جے یو آئی کی شازیہ بھی ان الیکشنز کے لیے میدان میں ہیں۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ حکمران ملک کو شمالی کوریا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اپوزیشن کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ دھڑا دھڑ اپوزیشن رہنماؤں کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ ملک میں سیاسی انتقام عروج پر ہے۔ پاکستان مزید اس طرح نہیں چل سکتا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ہوٹل کی انتظامیہ پر پریشر ڈال کر بکنگ منسوخ کرا دی۔ موجودہ حکومت نے فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے آج اس ہوٹل کی انتظامیہ کے اوپر بے پناہ پریشر ڈال کر انہیں اپوزیشن کی گئی بکنگ کو کینسل کرنے کا حکم دیا۔ وہ بکنگ کینسل کر دی گئی۔ یہ ملک کو شمالی کوریا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اپوزیشن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کوئی گفتگو نہ کرے۔ جو اپوزیشن کے ممبران قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو دھڑا دھڑ الیکشن کمیشن نااہل کر رہا ہے۔ اس وقت جو ملک میں ماحول برپا ہے کہ سیاسی افراتفری عروج پر ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پر ہے، پاکستان مزید اس طرح نہیں چل سکتا۔ اپنا موقف پاکستان کے لوگوں کے سامنے کل اسی جگہ پر اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اور اسی جگہ کل جماعتی کانفرنس کر کے اے پی سی کر کے ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ جشن آزادی مارکہ حق میں فتح کے تناظر میں منائیں گے۔ 1 سے 14 اگست تک آزادی کا بھرپور جشن ہوگا۔ رواں سال جشن آزادی کا تھیم مارکہ حق ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس سال 14 اگست صرف وہ ایک دن تک محدود نہ ہو، بٹ پہلی تاریخ سے لے کے اور 14 تاریخ تک ایک سیریز آف ایونٹس ہوں۔ جشن آزادی کو کی جو تھیم ہے وہ مارکہ حق کو نظر میں رکھتے ہوئے کریں گے۔ پاکستان کو ایک کامیابی ملی تھی مارکہ حق کے حوالے سے، اس کو بھی ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے۔ 13 تاریخ کی رات کو، یعنی 13 اور 14 کی درمیانی شب، انشاءاللہ تعالی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک پبلک کے لیے اوپن کانسرٹ کریں گے۔